यूपी पुलिस की वैकेंसी आने से पहले ही एक नोटिस जारी करके ये बता दिया गया था कि अगर पेपर 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में कराया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उस पे लागू होगी। आपको पता है कि पहले ये बताया जा रहा था कि सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाना है। फिर एज रिलैक्सेशन मिल गया, उसके वजह से जो फॉर्म की संख्या है वो लगभग 50 लाख के ऊपर चली गई। अब इतने लोगों को एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं था। मजबूरीवश 4 शिफ्टों में 2 दिन यानी कि 17 फरवरी और 18 फरवरी को कराया जाना एग्ज़ाम प्रस्तावित हो गया। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगी है तो किन शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, किन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से नुकसान हो सकता है। सिंपल सा मतलब ये है कि किन के नंबर बढ़ सकते हैं, किन के नंबर घट सकते हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि नंबर घटना, हाँ भाई नंबर घटते भी हैं। तो ध्यान से समझना नॉर्मलाइजेशन लगाने के पीछे का रीज़न क्या होता है। जब पेपर को 4 शिफ्टों में कराया जाएगा तो सेम लेवल क्वेश्चन पेपर मेंटेन नहीं किया जा सकता ना। अगर मान लो जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं वही अगले में भी पूछे, वही अगले में भी पूछे, तभी तो सेम लेवल हो पाएगा। तो उसी की वजह से पेपर का जो लेवल है, किसी में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी में थोड़ा आसान हो जाते हैं। उन सभी का लेवल बराबर करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाई जाती है। उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया जाता है, उसी बेस पे निकाला जाता है। अब उनको पता कैसे चलता है कि कौन सा शिफ्ट आसान है, कौन सा शिफ्ट कठिन है। तो उसमें निकाला जाता है कि एवरेज अटेम्प्ट कितना जा रहा है। मतलब मान लो अगर 17 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज अटेम्प्ट का मतलब जैसे मान लो सब लोग बाहर निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो 130 किया, मैंने तो 130 किया, या मैंने तो 140 किया। उनको तो पता है ना कि कौन कितना किया, क्योंकि वो एमआर पे उतना भर देते हैं। तो वो उसी बेस पे निकालते हैं जो एवरेज अटेम्प्ट है। अगर ज़्यादा रहा तो ये मान लिया जाता है कि जो क्वेश्चन है वो आसान आए थे, तो उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन में उस फॉर्मूले के तहत कम हो जाते हैं। जिनका एवरेज अटेम्प्ट मतलब जिस शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट कम हो गया, तब मान लिया जाता है कि वो शिफ्ट टफ था, उनके नंबर बढ़ जाते हैं। अब देखो जो 17 का फर्स्ट शिफ्ट है ना, उनके नंबर बढ़ने 100% तय है। अब रीज़न क्या है, ये माना जाता है कि जो पहली बार पेपर देता है, जो पहले शिफ्ट में पेपर देता है, उनको तो थोड़ा भी अंदाजा नहीं है ना कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा आएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी आ रहा होगा कि कितने नंबर बढ़ेंगे, 10, 5, 20। देखो ये कंफर्म नहीं कह सकते। अगर 17 का पहला शिफ्ट है आपका और उसके बाद पेपर भी कठिन आ गया तो ज़्यादा भी नंबर बढ़ सकते हैं। 41,520 की वैकेंसी में 40-40 नंबर तक बढ़े थे। तो इतना तो नहीं कह सकते कि इसमें 40 बढ़ेंगे, लेकिन एवरेज 10, 15, 20 तक भी जो नॉर्मलाइज होकर नंबर आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो जो 17 की पहली शिफ्ट में है वो ये श्योर रहे कि उनके नंबर तो बढ़ने तय हैं। अब बात करते हैं 17 की सेकेंड शिफ्ट को। तो सेकेंड शिफ्ट का सिंपल सा फंडा ये है कि एवरेज जो अटेम्प्ट है वो अगर कम होगा तो मान लिया जाएगा पेपर टफ है, उसी के हिसाब से उनके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन पहले वाले की तुलना में कम नंबर बढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ही जो 18 का फर्स्ट शिफ्ट है और सेकेंड शिफ्ट है, अगर पेपर टफ आएगा तो नंबर बढ़ेंगे, नहीं तो अगर पेपर आसान आ जाएगा, जैसे आप मान लो 130 क्वेश्चन कर दिए तो 130 के हिसाब से 260 नंबर हुए, और किसी का पेपर कठिन आ गया, वो 70 ही क्वेश्चन किया तो उसके तो 140 नंबर हो जाएंगे ना, तो उसके साथ तो अन्याय हो गया। तो उसी को मेंटेन करने के लिए, उसी का लेवल मेंटेन करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाते हैं। तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना है। अब ये मत आप सोचिएगा कि अगर आपका पेपर 18 को सेकेंड शिफ्ट में है तो आपके नंबर कम ही है या फिर कम ही होने हैं। भाई हो सकता है पेपर टफ आ जाए, तो ये जरूर मतलब भगवान से मनाइएगा कि भगवान पेपर टफ ही आए, क्योंकि जब टफ होता है ना तभी फायदा मिलता है। भाई मान लो अगर मेरा कोई शिफ्ट है उसमें पेपर आसान आ गया, मैंने 130 क्वेश्चन कर दिया और मेरे नंबर कम हुए, तो मेरे साथ भी तो अन्याय हुआ। मैंने थोड़ी कहा था कि मेरा शिफ्ट आसान दो, भाई आपको हमें भी टफ देना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा नुकसान वाली बात हो जाती है। इस बारे में कभी भी कोई नहीं सोचता, लेकिन ये ध्यान देना कि अगर पेपर कठिन आता है तो फायदा मिलेगा। बाकी 17 के पहले शिफ्ट को तो जरूर ही फायदा मिलेगा। आप लोग तैयारी अच्छा रखिएगा, पेपर आसान भी आया तो ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा, अगर टफ आता है तो खुद को थोड़ा सा संभाल के जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि जो माइनस मार्किंग 1/4 है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.50 नंबर कटेंगे। तो आप तुक्का भी अच्छा खासा लगाइएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर 100 से ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा तुक्का ना लगाइएगा। जिस 3 ऑप्शन पे अगर शक हो तो उसका जो अगर आप सही करते हो तो 33% चांस रहेगा ना सही होने का, और या तो जिसमें 2 ऑप्शन पे कन्फ्यूजन है उसको मारिए, 50-50% का चांस रहेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम वो क्यों लगाया जाता है।
बाकी अगर और भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपके लिए दिन रात अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूपी पुलिस में आज से आपको फाइनल सिलेक्शन यानी कि आपको ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ के आऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।